बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अरसा तवील में मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म और सनत का ख़त रसद। अब ये देखें, इसकी डेफिनेशन अरसा तवील के सनत के ख़त रसद से मुराद ये है कि मौजूदा और मुतवक्को फ़रोख्तकार मुख्तलिफ़ कीमतों पर किसी शय को कितनी मिकदार में फ़रोख्त करने को तैयार हैं, जबकि फ़र्में अपने मुअय्यन और मुतग़य्यर आमलीन दोनों को तब्दील कर सकती है। तो पीछे हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व्स पढ़े थे। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में आपने देखा था कि फॉर्म का जो सप्लाई कर्व होता है वो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वही फॉर्म का एक सप्लाई कर्व होता है जो मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होता है। तो ये फॉर्म का सप्लाई कर्व था मार्जिनल कॉस्ट का। इसी तरह से इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व है वो हमने देखा कि वो इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व है वो इंडिविजुअल फॉर्म्स के जो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स हैं उनका मजमुआ है, समेशन मार्जिनल कॉस्ट जो है इनका हॉरिजेंटल एडिशन है। तो लेकिन ये सारा शॉर्ट टर्म में ये सिचुएशन थी। लॉन्ग रन में जो सिचुएशन है वो इससे डिफरेंट हो सकती है और जो सप्लाई कर्व्स हैं इनकी जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम ये डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, किसी भी जो प्रोडक्ट है हम जानते हैं कि उसकी किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का इन्हिसार, आउटपुट का इन्हिसार जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर होता है। रिसोर्सेज जो हैं वो कई किस्म के होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है और दूसरे इनपुट्स हैं। कैपिटल में की जो है वो कई इसमें कई कैटेगरीज आ जाती हैं और रॉ मटेरियल है। किसी भी प्रोडक्ट को पैदा करने के लिए कई किस्म का रॉ मटेरियल चाहिए हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के जो है वो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जिसको हम इनपुट्स भी कहते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हम इसे बोलते हैं। तो अगर ये रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी मार्केट में सप्लाई होती रहेगी। अगर रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी में इसकी सप्लाई में रुकावट आएगी तो कोई जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई में भी रुकावट आएगी और उसकी सप्लाई भी मार्केट में आसान नहीं होगी। इसी तरह से जो ये रिसोर्सेज हैं, जो ये प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस है इसका इन्हिसार भी जो ये रिसोर्सेज हैं इसकी प्राइस के ऊपर होता है। अगर जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी जो प्राइस है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो उससे जो फार्म के जो टोटल कॉस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे जो एवरेज कॉस्ट हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे तो जो फार्म की जो प्राइस है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा, वो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ज़्यादा प्राइस के ऊपर वो फॉर्म मार्केट में अवेलेबल होगी इन दी लॉन्ग रन। इसी तरह से जो है अगर ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट होती हैं तो उसे प्राइस एवरेज कॉस्ट जो है वो भी चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। और ये कांस्टेंट रहने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट होंगी और जिससे जो कांस्टेंट प्राइस पे इस तरह से फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज़ हो सकेगी। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो फ्यूचर में कम होना शुरू हो जाएं, क्योंकि जो रिसोर्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएं। और क्योंकि ऐसा जो है वो तब होता है जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कम हो जाएंगे एवरेज कॉस्ट तो उससे जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें भी कमी आ जाएगी और इस तरह से कम प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में इसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो सकेगी। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं कि हायर प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है या कांस्टेंट कॉस्ट पे कांस्टेंट प्राइसेस पे सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है। इस तरह से लोअर प्राइसेस के ऊपर भी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में जो डिमांड और सप्लाई है इसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं डिमांड के साथ जो है सप्लाई में भी उसी हिसाब से चेंज आता रहे। डिमांड और सप्लाई में डिफरेंट रेशो से, डिफरेंट प्रोपोर्शन से चेंज आता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस होती हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, जिससे जो है ना फिर प्राइसेस में चेंज आता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज
इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ देखेंगे। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में कैसे सप्लाई कर्व ड्राइव करना है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव करना है, और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर सप्लाई कर्व जो है वो कैसे हमने ड्राइव करना है। तो ये इसकी डिफरेंट स्लोप्स होंगी। तो ये हम इसको अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं ये सारा मैकेनिज्म। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम्स। ये देखें, ये फर्स्ट केस है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो रिसोर्सेज की इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर कांस्टेंट कॉस्ट के ऊपर सप्लाई हो रही है। और इसको हम ये जो है इसके इस डायग्राम के 2 हिस्से हैं। ये पहला वाला हिस्सा जो है इसके अंदर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, और ये दूसरे वाले हिस्से में फर्म का इक्विलिब्रियम है। तो इसमें हम जो है ना ये डिमांड और सप्लाई की डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये S1 जो है ये सप्लाई कर्व है और D1 जो है वो डिमांड कर्व है। इंडस्ट्री में इन दोनों के इक्विलिब्रियम से जो है ना ये A पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ से जो है ना ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो मार्केट में सेल हो रही है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है P*। ठीक है। अब यही जो प्राइस है इसी प्राइस के ऊपर जो है ना इंडिविजुअल जो फर्म है वो सेल करेगी। यहाँ उसको इसी प्राइस का सामना है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। तो इसी प्राइस पे ही उसका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन है वो डिटर्मिन होगी। और फर्म को जो इक्विलिब्रियम है वो इस लाइन के ऊपर जो है वहाँ पर होगा जहाँ पर उसके लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट 1 जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेंगे E1 पॉइंट पर। और यहाँ से ही चूँकि लॉन्ग रन में आपको पता है कि सारी जो फॉर्म्स होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है इस फॉर्म को, और ये Q1 आउटपुट जो है ये फॉर्म सेल करेगी। अब ये देखें, ये D1 जो है ना न्यू इक्विलिब्रियम के लिए अब मार्केट में जो है ना इस प्रोडक्ट की डिमांड हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में इंक्रीज़ हो रही है किसी वजह से। आपको पता है कि डिमांड में चेंजेस जो हैं वो किसी भी वजह से आ सकते हैं, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। जैसे पॉपुलेशन में इजाफा हो गया है, लोगों के टेस्ट में इजाफा, पसंद में चेंज आ गई है, तो इस वजह से इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। D1 से ये D2 बन गया है ये डिमांड कर्व। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो गया है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है जो न्यू फॉर्म्स मार्केट में एंटर होंगी उनको प्रॉफिट जब नज़र आएगा तो वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो मार्केट में एंटर होंगी, और वो जो है वो सप्लाई करेंगी मार्केट में। तो उससे जो सप्लाई कर्व है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये S2 जो है वो न्यू सप्लाई कर्व बन गया है। तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि देखें जितनी डिमांड में इंक्रीज़ आया सप्लाई में भी एग्जैक्टली उतना ही आगे शिफ्ट हुआ है। तो इसलिए जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये B पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसकी मुनासबत से जो है ना वो जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो Q2* बन रही है। चूँकि दोनों में एक जितना चेंज आया तो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो सेम है। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल फॉर्म है उसको भी इसी प्राइस के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट की जो आउटपुट है या वो सेल्स है वो बढ़ा देगी। तो इससे एक फॉर्म को जो है उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जस्ट इसी लाइन के ऊपर आगे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर LMC2 जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है E2 पॉइंट पर। तो इस तरह से इंडिविजुअल फॉर्म्स जो हैं वो भी अपनी जो आउटपुट है वो बढ़ा देंगी, अपनी सेल्स बढ़ा देंगी। तो इस तरह से लॉन्ग रन में जो है उसी प्राइस के ऊपर मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये A और B जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिला के अब हम एक कर्व ड्राइव कर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो कर्व है ये A और B पॉइंट्स दोनों को मिला के बनाया गया है। तो ये वाला जो कर्व है ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहलाता है, जो कि कॉस्ट इंडस्ट्री में हमें नज़र आता है, जहाँ पर कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा। तो उसी प्राइस के ऊपर जो फर्म्स हैं वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगी।
अभी हम सेकंड केस की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, ये सेकंड जो केस है ये इंक्रीजिंग कॉस्ट की जो इंडस्ट्री है उसमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ करना है। तो इसमें भी जो फॉर्म को जो पहला इक्विलिब्रियम है वो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से होगा। ये देखें, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो है ना, ये S1 सप्लाई कर्व है, डिमांड ये D1 डिमांड कर्व है, ये दोनों ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है और इसकी मुनासबत से ये Q1 स्टार जो है पूरी मार्केट में सप्लाई होगी और P1 जो है वो प्राइस होगी। और इसी प्राइस पे ये इंडिविजुअल फॉर्म को इक्विलिब्रियम जो है ना वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर उसका LMC1 जो है इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू को, और ये नॉर्मल उसको प्रॉफिट हो रहा है। और वो फॉर्म जो है, ये इंडिविजुअल फॉर्म, वो Q1 के ऊपर अपनी जो आउटपुट है वो मार्केट में सप्लाई कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस इंडस्ट्री में। जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो किसी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू डिमांड कर्व है वो ये न्यू डिमांड कर्व बन रहा है, D1 से D2 आगे शिफ्ट हो गया डिमांड में इंक्रीज़ होने की वजह से। अब ये जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए जो न्यू फॉर्म्स मार्केट में एंटर होंगी और वो मार्केट में सप्लाई करेंगी, जिसकी वजह से जो सप्लाई का वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो न्यू जो सप्लाई कर्व है वो ये S2 बन गया है, S1 से S2 बन गया है। और आपने ये देखा कि जो डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है लेकिन सप्लाई में उतना इंक्रीज़ नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये जो इंडस्ट्री है इसके जो रिसोर्सेज जो हमें चाहिए इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमें इनपुट्स चाहिए वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। उनकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो इनपुट्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। तो प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से ही वो उनकी डिमांड होती है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है और उनकी उस मार्केट में वो टाइट हो रही है वो मार्केट, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस वजह से जो सप्लाई है वो फ़ौरन उसमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ और उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, सप्लाई कर्व थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है। और ये B पॉइंट के ऊपर जो है ना ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इसकी मुनासबत से जो है वो क्वांटिटी जो है वो Q2 स्टार नेक्स्ट आउटपुट लेवल है और जो प्राइस है वो P2 पे इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर प्राइस। ठीक है, तो अब चूँकि इंक्रीज प्राइस है, इसी इंक्रीज प्राइस पे जो इंडिविजुअल फॉर्म है अब हायर प्राइसेस के ऊपर उसको इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट जो उनकी प्राइस लाइन है मार्जिन रेवेन्यू 2 इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 2, तो ये LMC2 जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा E2 पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म का तवाज़ुन होगा और यहाँ और इसी पॉइंट से उनका LAC2 जो है वो गुज़र रहा है। तो इस तरह से जो है ना ये Q2 OQ2 ये जो इंडिविजुअल फॉर्म है वो प्रोड्यूस कर सकेगी हायर प्राइसेस के ऊपर, वो अपनी सप्लाई बढ़ाएंगी। इस तरह से जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है उसको बनाने के लिए हमें ये जो A और B पॉइंट्स हैं इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, तो ये लॉन्ग रन जो है वो सप्लाई कर्व कहलाएगा, ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इसकी स्लोप ऊपर की तरफ है, अपवर्ड स्लोपिंग है, जो ये जाहिर कर रहा है कि लॉन्ग रन में हायर प्राइसेस के ऊपर सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल है, यानी कि ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर ही सप्लाई बढ़ेगी और फ्यूचर में जब भी सप्लाई ज़्यादा डिमांड होगी तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये देखें थर्ड केस की तरफ हम आ जाते हैं, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री अंडर डिक्रीजिंग कोस्ट। यहाँ यानी कि तकलील मसारिफ के तहत फॉर्म का तवाज़ुन और सनत का खत रसद। इसके भी दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, सेकंड जो पार्ट है उसमें एक फॉर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। इसमें देखें जो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें S1 और D1 जो ये सप्लाई कर्व है ये डिमांड कर्व है, इन दोनों के इक्विलिब्रियम से प्राइस डिटर्मिन हो रही है P1 और आउटपुट जो है वो Q1 मार्केट में सप्लाई हो रही है टोटल। अब इसी प्राइस के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म्स सेल करेंगी और उनका जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो इधर होगा P1 पे, यही लाइन होगी MR1 इक्वल टू AR1। अब यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल फॉर्म है जहाँ पर उसका LMC1 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू को, वहाँ पर उसका जो है इक्विलिब्रियम होगा और वो आउटपुट तय करेगी Q1 और LAC1 भी जो है वो इसी पॉइंट में से गुजर रहा है।
तो अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड बढ़ गई है इस प्रोडक्ट की लॉन्ग रन में, तो इसका जो उसका जो डिमांड कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट होके D2 बन गया है, D1 से D2 डिमांड कर्व बन गया है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो फर्म्स हैं वो एंटर होंगी और वो सप्लाई बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो भी S2 बन जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है लेकिन सप्लाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इसलिए कि ये जो इंडस्ट्री है, जो रिसोर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको इकोनॉमीज़ हासिल हो रही हैं लॉन्ग रन में, उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो इसलिए लोअर प्राइसेस के ऊपर वो आसानी से अवेलेबल हैं वो इनपुट्स। तो इस तरह से जो फॉर्म्स होती हैं वो चूँकि उनको इनपुट्स आसानी से अवेलेबल हैं, आमलीन आसानी से अवेलेबल है, तो वो उनको यूज़ करके वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से न्यू डिमांड का वो न्यू सप्लाई का इन दोनों के तवाज़ुन बी पॉइंट के ऊपर होता है, और यहाँ से जो नेक्स्ट जो प्राइस लेवल है वो पी नोट डिटर्मिन होता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है वो पहले से गिर गई है, नीचे चली गई है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट आउटपुट लेवल है मार्केट में वो पहले से लोअर प्राइसेस के ऊपर वो मार्केट में सप्लाई होती है आउटपुट। इस तरह से इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वहाँ पर भी मार्जिन रेवेन्यू की लाइन उनकी नीचे गिर गई है, MR0 इक्वल टू AR0। तो इनका जो इंडिविजुअल फॉर्म है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो भी इसी लाइन के ऊपर होगा, जहाँ पर LMC2 जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, और LAC2 भी इसी पॉइंट में से गुजर रहा है। E2 पॉइंट ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और Q2 जो है वो आउटपुट लेवल है। इस तरह फॉर्म जो है वो लोअर प्राइसेस के ऊपर आउटपुट जो है वो सप्लाई कर सकेगी। अब लॉन्ग रन इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व हमें बनाने के लिए ए और बी जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें, ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये लाइन बनाई है, ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है इंडस्ट्री का। और ये आप देखें कि ये सप्लाई कर्व है इसकी जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया है, ये कर्व जो ये जाहिर कर रहा है कि जब आपने लॉन्ग रन में इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ानी है तो कम प्राइसेस के ऊपर इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाना जो है वो पॉसिबल है। तो अब हम ये सारा जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा है इसको हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, प्रोडक्ट की जो डिमांड है लॉन्ग रन में वो बढ़ जाती है किसी वजह से। जब भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ये परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री है, तो उसकी वजह से नई फॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में एंटर हो जाती हैं, एंट्री ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, न्यू फॉर्म्स जब भी मार्केट में एंटर हो जाएंगी तो उससे जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, तो उससे जो है जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। जब भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उससे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है, यानी कि जो आमलीन चाहिए हैं उसकी डिमांड बढ़ती है। तो रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने से जो है ना इनकी प्राइस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आता है इसका। रिसोर्स प्राइसेस जो हैं, अगर तो रिसोर्स प्राइसेस जैसा कि हमने यहाँ देखा कि डिक्रीजिंग कॉस्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं तो रिसोर्स प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल हो रही हैं, यानी कि पैमाना पैदाइश की किफ़ायत हासिल हो रही हैं। तो उसकी वजह से लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट हैं इस फॉर्म के वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होने की वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। इस तरह से कम प्राइस के ऊपर जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लॉन्ग रन में इस तरह से जो सप्लाई का है वो इस किस्म का बनेगा। तो इस तरह से लॉन्ग रन में इंडस्ट्री जो है उसमें 3 तरह के सप्लाई कर्व हो सकते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में हॉरिजॉन्टल भी सप्लाई कर्व हो सकता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।